2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 400 पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह जनता ने ठान करके बैठा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आसान नहीं है, हर एक राज्य में हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी और अब की बार दिल्ली में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 75 सीटें आ रही हैं गठबंधन की। साउथ के अंदर तो बीजेपी को अगर 5% सीटें भी मिल जाएं तो ये 75 सीटें एबीपी ने दिखाई है, वो एक अच्छे संकेत है। भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है मोदी जी की गारंटी को लेकर। बीजेपी की सीट 350 के पार होगी और हम एनडीए मिल करके 400 के पार होंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय है 12 से 2 और आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अकुश श्रीवास्तव जी, विनोद अग्निहोत्री जी, दो और पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं विजय त्रिवेदी जी, दिबांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में। और शो की शुरुआत एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे के आंकड़ों के साथ 2024 के इस पहले ओपिनियन पोल के नतीजे ये बता रहे हैं, एनडीए को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान, इंडिया गठबंधन को 38% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 20% वोट शेयर जा सकता है। और जहां तक सीटों का सवाल है तो फिर ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 295 से 335 तक एनडीए के खाते में जा सकती हैं। और मतलब साफ की तीसरी बार सरकार बना सकता है एनडीए। कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन इंडिया, यहां 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 35 से 65 सीटें जा सकती हैं। तो मतलब साफ है, ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक का अनुमान है, यानी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। और ये वो आंकड़े जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनडीए के खाते में जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा 295 से 335 जा सकता है। ओपिनियन पोल पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं जब से एबीपी न्यूज ने सी वोटर का यह आंकड़ा दिखाया है। कांग्रेस और उसके साथियों को 440 वोल्ट का झटका लगेगा, ये कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। विपक्ष के लिए 2024 में कोई वैकेंसी नहीं और उसके बाद 2029 में भी कोई जगह खाली नहीं। सुनिए नकवी साहब, एनडीए को 295 से 365 सीटें जो हैं वो एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में। देखिए, मैं आपको बताऊं, 24 के चुनाव पे 440 का झटका लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को और उनके जो कुनबे के साथी हैं उनको। ये जो कुनबे की चिक चिक किचकिच चल रही है उससे स्पष्ट है कि ये 24 के चौराहे से 34 के चौक तक पहुंचने की कोशिश है और चाल है, क्योंकि कांग्रेस की जो जिस खटारा गाड़ी में उसके कुनबे के खुर्राट सवारी बैठी हुई है, वो तो सामने जो है वो गड्ढा, पीछे खाई। एक तरफ 335 सीटें 295 से 335 सीटें जो हैं वो इंडिया को मिल रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 165 से 205 सीटें मिलने का। चुनाव आते आते एक बार फिर आपका ये पोल होगा, एग्जिट पोल होगा, ओपिनियन पोल होगा, जो भी होगा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी होकर के जाता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटें में से 73 से 75 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और एसपी को 4 से। देखो, मैं बता दूं, यूपी में भी जो समाजवादी टीपू हैं और सामंती सुल्तान, उनका जो है वो उनका गणित जो है गच्चा खा चुका है। लेकिन अगर वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 21 से लेकर के 23 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल रही हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि भाई 34 में कुछ हो सकता है, किस्मत आजमा लें, क्योंकि 24 में वैकेंसी है नहीं, उसके बाद भी वैकेंसी है नहीं, 34 में भी क्या होगा पता नहीं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं 24 में कोई वैकेंसी नहीं, 29 में भी कोई जगह नहीं बनती हुई विपक्ष के लिए नजर आ रही है। और ऐसे में अब जबकि सर्वे का आंकड़ा सामने आ गया है तो तस्वीर बहुत साफ है। और वो तस्वीर जो साफ है, जिससे संदेश साफ नजर आ रहा है, वो यही है कि सर्वे का संदेश है मोदी फिर जीतेंगे देश। इसमें कोई शक शुबा नहीं, क्योंकि आंकड़ा
यही संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और चर्चा जिस मुद्दे पर हमें करनी है वो राम नाम काम, मतलब 300 प्लस का इंतजाम। ऐसे ही हो रहा है विजय जी, 300 प्लस का इंतजाम राम नाम और काम से। ये आपने तीनों शब्द बहुत सही इस्तेमाल किए हैं कि तीनों ही चीजें चल रही हैं, राम नाम और काम। और मुझे लगता है कि इंतजाम तो वो हो ही गया, 300 प्लस का इंतजाम हो गया। प्रधानमंत्री का नाम तो चल ही रहा है और उसी से सारे चुनाव वो लगातार जीत रहे हैं। तो वो है राम जन्मभूमि का जो पूरा 1 जनवरी से लंबा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी एक बड़ा मदद करेगा राम जन्मभूमि निर्माण। और काम को लेकर अभी कल परसों भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि लाभार्थियों पर फोकस किया जाए। प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि जो योजनाएं हैं उनके लिए उनको पहुंचाया जाए और जो लाभार्थी हैं उनको टैप किया जाए कि उन तक वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है, कोई परेशानी रही है या क्या है। और यदि पहुंची है तो वो उसको ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मदद की है, तो वो काम होगा। लेकिन इस सर्वे के साथ मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कोई आज की तारीख में पता नहीं पड़ रहा कि वो किस स्थिति में होंगे अगले 4 महीने में, 3 महीने में। ठीक है, यदि वो कहाँ बढ़ते हैं वो इसको थोड़ा बहुत असर डाल सकते होंगे, लेकिन कोई बड़ा असर होगा, बड़ा बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दिव्यांग जी, राम नाम काम 300 प्लस का इंतजाम। या बिल्कुल, देखिए अगर आप बीजेपी को देखें तो मोटी 3 ताकतें क्या हैं उनकी। धर्म है, नेशनलिज्म है जिसमें वो भारत को सबसे गुरु बताते हैं विश्व का, तीसरा उनका लाभार्थी है, और फिर जो मशीनरी है और जो पैसा है, संसाधन है उनके पास। तो ये जो अभी है ये चारों पहिए उनके लगातार बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष अभी तो अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। और उसमें भी अगर इतना आंकड़ा आ रहा है विपक्ष का तो उनको अभी निराश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को लीड है, बहुत अच्छी लीड है, और उनको एक तरीके से हेड स्टार्ट है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और हर बार वो इसमें लीड लेते हैं तैयारी करने में, आगे बढ़ने में, और उनकी जो बड़ी मशीनरी है वो उसमें उनका पूरा साथ देती है। मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर विश्लेषक हैं वो जिस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो संसाधन है। आज जो चुनाव है बहुत महंगा हो गया है और पैसा जुटाना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी बीजेपी हम लगातार देख रहे हैं, आंकड़े भी आते हैं, बताते हैं कि काफ़ी आगे बाकियों से। अक्कू जी, देखिए सबसे पहले तो आपको बधाई, जो जिसने भी ये शब्द गढ़ा है वो अपने आप में बहुत सटीक दिशा में है। जैसे कि बीजेपी सटीक दिशा में चल रही है, वैसे ये शब्द भी गढ़े बिल्कुल सटीक दिशा में है। ये तय है कि बीजेपी अब तक जो चुनाव, और ख़ास तौर से अभी जो हाल में चुनाव हुआ, वो नाम और काम पे जीती है, और नाम पे से ज़्यादा लाभार्थी भी जीती है। वो उसने एजेंडा जो शुरुआत के दौर में एक अपने तरीके शुरू किया, फिर उसमें होड़ लेनी शुरू की कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को किनारे करते हुए उतना कर दिया कि आप उसकी होड़ ले नहीं सकते। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों ने माना उसको ये, क्योंकि बीजेपी एक उस हालत में है जहां वो डिलीवरी करती रही है, कर सकती है, तो लोगों ने उस पर ज़्यादा विश्वास किया बनस्पत उसके कि कांग्रेस पे विश्वास करें। उसमें अब राम नाम का तड़का जब लग जाएगा तो वो तड़का क्या, पूरी अब एक पूरा माहौल जो है राम नाम पे हो जाएगा। और लाभार्थी तो है ही, तो राम नाम को जब लाभार्थी लेकर के चलेगा तो वो और बड़ा रूप और बड़ी पिक्चर हो जाएगी। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, हमारे दोनों साथी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी कोई हिसाब किताब नहीं नज़र आ रहा है, और आएगा भी तो कहाँ नज़र आएगा जी। उत्तर प्रदेश में नज़र आएगा, जहाँ आप ऑलरेडी, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते रहे कि हम लोग 70 से ज़्यादा सीटें देते रहे, आपने और ज़्यादा दी हैं उनको, तो वहाँ पर क्या कर लेंगे उसके बावजूद भी, वो भी संभावना बहुत मुश्किल है। एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर इनके जोड़ घटजोड़ की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं, अदरवाइज तो आगे पीछे भाजपा आगे चली रही है इस मामले में। विनोद जी, ये जो राम नाम काम हम लोगों ने कहा है, तो इसमें राम और नाम कम से कम 2 तो ऐसे मोर्चे हैं जहां विपक्ष दूर दूर तक रेस में नजर नहीं आता है। इसमें एक शब्द और जोड़िए जो कमी मुझे महसूस हुई, राम नाम काम और विपक्ष का आराम, तो वो भी मुझे लगता है जोड़ा जाए, क्योंकि जब सामने वाला पहलवान कमजोर हो तो और आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर सामने मजबूत पहलवान हो तो फिर कांटे की टक्कर होती है। जैसे जहाँ जहाँ आप राज्यों के चुनाव में देखिए, मजबूत पहलवान है बीजेपी के सामने, ममता बनर्जी हैं तो वहाँ वो हार जाते हैं, लालू नीतीश जब मिल जाते हैं तो बिहार हार जाती है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हरा देते हैं, स्टालिन तमिलनाडु में हरा देते हैं, केसीआर अब तक हराते रहे वहाँ। तो कुल मिलाकर जहाँ मजबूत विपक्ष है, जहाँ सामने वाला मजबूत है, वहाँ बीजेपी को मुश्किल आती है, और जहाँ सामने वाला कमज़ोर है वहाँ राम नाम
और काम तीनों भी चल जाते हैं और सामने वाले का आराम भी मदद कर देता है। तो अभी तो जैसे कल मैं आपके चैनल पे, इसी चैनल पे था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तो हमारा गियर ही नहीं शुरू हुआ है, अभी तो हम न्यूट्रल गियर में हैं और अभी से आप लोग हमारा आकलन करने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई गियर कब लगेगा? ये मतलब राग दरबारी का जो पात्र था, जो ट्रक में गियर, टॉप गियर डालता था, वो अपने आप न्यूट्रल में चला जाता था, क्या वो स्थिति है? तो कुल मिला आप देखिए जनता दल में क्राइसिस शुरू हो गई कि अब नीतीश कुमार संभालेंगे, ललन सिंह इस्तीफा देंगे, वहाँ इंटरनल क्राइसिस है। अब पहले वो अपना घर दुरुस्त करें, फिर सीटों को बंटवारे को 31 दिसंबर तक की तारीख है, आज 26 दिसंबर हो रहा है, अभी तक तो कोई बैठक कहाँ हुई, क्या हुई, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है हम लोगों के सामने। 31 को कौन सा चमत्कार हो जाएगा, एकदम से सामने लिस्टें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल रहा है कि सामने वाला पहलवान अखाड़े में कमजोर है, उसकी तैयारी नहीं है। जिसे आपने कहा कि विपक्ष का आराम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जोड़ दिया। नाम काम एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ, दिव्यांग जी ने संसाधन पर जोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ इसमें जो हमने नहीं जोड़ा है वो है संगठन। संगठन जो है उसकी नींव है, तो वो 50% 60% काम तो उसका वो बड़ा है, और वहाँ पर इंडिया गठबंधन उनसे बहुत पीछे। वो संसाधन जोड़ ले, नाम जोड़ ले, कुछ और कर ले, लेकिन संगठन के लेवल पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो 50 पॉइंट जो है ना उसके पास वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लगता है मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके बाद इस चर्चा को हम बढ़ा लेंगे आगे। एक कंपैरिजन डेटा दिखा देते हैं आपको। 2019 में जो आंकड़ा सामने आया था उसका आंकड़ा आपके सामने होगा। ये देखिए, ये आपके सामने जो आंकड़ा है वो दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं, और ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो कह रहा है एनडीए देखिए 2019 के नतीजों में 352 पर था, और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि एनडीए जो है वो 295 से 235 सीटों के बीच 335 सीटों के बीच रह सकता है। इंडिया गठबंधन जो 2019 के नतीजों में 94 पर था, 165 से 205 पर पहुंच सकता है। अन्य के खाते में 2019 में जो 97 सीटें गई थी, इस बार 24 लोकसभा चुनाव में वो 35 से 65 के बीच रह सकता है आंकड़ा। तो कुल मिलाकर अब एक जो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, वो सवाल जो है रीजन वाइज जिस तरीके से आंकड़ा सामने निकल कर आया ना, उसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ले आइए जरा जल्दी से, दर्शकों के सामने सवाल रख देते हैं। कैसे दक्षिण में सीट कम आई तो उत्तर से हो जाएगी भरपाई? यही वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा करेंगे हम। विजय जी, क्या लग रहा है आपको, ये जाम नाम काम दक्षिण में तो लेकिन उस रूप में नहीं चल पा रहा है, तो दक्षिण में वो सीटें अगर नहीं बढ़ रही हैं तो उत्तर से भरपाई हो पाएगी? देखिए, उत्तर में तो एक स्थिति ये है कि वो 100% के आसपास ही हैं ऑलमोस्ट। यदि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हैं, 64 सीटें हैं, तो वहाँ पर भी वो कितना बढ़ेंगे, 70+ हो सकते हैं मैक्सिमम, यदि जो अभी संभावना दिख रही है। तो इसलिए उनको खासतौर से दक्षिण की जो सीटें हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर में अभी मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ जैसी जगह है जहाँ पर 9 सीटें हैं तो वो 11 हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो पूरी की पूरी 25 सीटें आपके पास थी ही, गुजरात में आपके पास 26 सीटें थी, मध्य प्रदेश में 28 सीटें थी। तो उत्तर भारत में तो उनके पास जगह, दिल्ली में 7 की 7 है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, तो झारखंड हो सकता है, लेकिन और कोई जगह नहीं है। बिहार में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में कमी हो सकती है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये 3 प्रदेश हैं जहां पर वो बिहार बंगाल को हमने पूर्वी भारत में रखा। हाँ, नहीं, मैं उत्तर भारत में इसीलिए कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में तो कोई जगह उनके पास बची नहीं रही, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलावा। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कैसे काम करता है, क्या अलायंस करता है, उससे तय होगा कि वो अपनी सीटें कितनी बढ़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। और जो राम जन्मभूमि का जो पूरा का पूरा काम है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा असर डालेगा। तो उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो जो कर्नाटक, तेलंगाना में यदि सीटें कम होती हैं तो उसको उत्तर प्रदेश में भरपाई कर सके। बिल्कुल। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर बरेली से 8 बार के सांसद हैं संतोष गंगवार, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार कह रहे हैं देश के मतदाताओं को मोदी पर भरोसा है, जनता जानती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2024 के चुनाव में सर्वे से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये भरोसा भी संतोष गंगवार की तरफ से जताया गया है। सुनिए। में हमारे साथ में वरिष्ठ सांसद, 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो सर्वे आया है उसमें बम्पर जीते हो रही है आपकी? मैं वास्तव में देश का मतदाता आदरणीय मोदी जी पर भरोसा और विश्वास कर रहा है, और उन्हें लग रहा है कि वास्तव में देश को एक सही दिशा में ले जाने का और हमारा देश दुनिया में पहचान बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही कर रहा है। तो इसलिए जो सोच है मतदाताओं का वो सही है। मुझे लगता है कि जो सीटें वो बता रहे हैं, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो अब इससे ज़्यादा ही सीटें आप सुनेंगे और देश की जनता के प्रति विश्वास व्यक्त करें।
विपक्ष की क्या स्थिति लग रही है आपको? मैं उसको टिप्पणी नहीं कर देता। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये विश्वास जताया गया है संतोष गंगवार की तरफ से। और ऐसे में सवाल जो अब हम पूछ रहे हैं कि दक्षिण में तो सीटें कम आती हुई नजर आ रही हैं, तो उत्तर से भरपाई, जिसके लिए विजय जी बोले कि साहब ज्यादा गुंजाइश उत्तर में बचती नहीं है। दिबांग, देखिए, आप 4 राज्यों को देखें जिसमें बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा और 158 सीटें हैं और 125 बीजेपी गठबंधन के पास है, 83 कुल बीजेपी के पास हैं। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इन राज्यों में काफ़ी उठापटक हुई है पॉलिटिकली, और बीजेपी क्या उन सीट्स को रिटेन कर पाएगी, ये एक तरीके से बड़ा सवाल है। और अगर इन स्टेट्स में हलचल होती है, यानी बीजेपी की सीटें कम होती है, तो फिर उनको भरपाई करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बहुत मेरे ख्याल से करीबी फाइट हो जाएगी अगर इन स्टेट्स में हलचल होती है, तो ये एक समझने वाली बात है। दूसरा जो विजय कह रहे थे मुझे कि वर्कर का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने जब कहा कि मशीन, तो मशीन से मेरा आशय वर्कर से ही था। अब आप कहेंगे वर्कर को आपने मशीन बना दिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना अच्छा डिलीवर करते हैं कि एकदम एक मशीन की तरह बिना किसी गलती किए हुए बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको कहा। विनोद जी, यहाँ पर अभी हम जो आंकड़ा दिखा रहे थे दक्षिण भारत का, जिन राज्यों का जिक्र विजय जी भी कर रहे थे, दिबांग जी ने भी किया है, वो राज्य ऐसे जहां इस बार गठबंधन का समीकरण एनडीए के लिहाज से बदला हुआ नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे में एक जो लग रहा था गुंजाइश दक्षिण भारत से निकलेगी, वो तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी को। मैं कल भी आपके साथ चैनल पे सर्वे के दौरान था और कई चीजें हमने देखी। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण में 2 राज्यों में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी से ज्यादा है, केरला और तमिलनाडु में। तो आमतौर पर सारी जगह मोदी जी की आगे हैं, लेकिन केरला और तमिलनाडु में राहुल, और कई जगह काफी करीब है राहुल गांधी उनके दक्षिण के राज्यों, तेलंगाना में वहाँ। तो ये भी एक फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2-3 जो हैं, जैसे तमिलनाडु में AIDMK से गठबंधन टूट चुका है, वो एनडीए से अलग है, तो वहाँ जो बीजेपी को फायदा मिलता था AIDMK के साथ लड़ने का, वो इस बार कैसे मिलेगा, ये एक चुनौती है। दूसरा, कर्नाटक का जिक्र भी उन्होंने किया ही, तेलंगाना में 4 MP थे वहाँ से बीजेपी के, इस बार अभी कितने आते हैं कि वो एक चुनौती है। आंध्र में चुनौती है, आंध्र में वो चंद्रबाबू के साथ गठबंधन करेंगे या जगन मोहन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, ये भी है। और कर्नाटक का एक सवाल है, हालांकि कर्नाटक में JDS से किया है बीजेपी ने, ताकि वो भरपाई हो सके उसकी कम से कम वो, लेकिन पिछली बार कांग्रेस और JDS मिलकर लड़ रहे थे तो उनकी 1 सीट आई थी। तो बहुत दक्षिण की स्थिति जो है वो थोड़ी सी वैसी है। लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर बात करूँ तो बीजेपी की बात हम लोग लगातार सब कर ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर भारत में, उत्तर और पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में तो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन गुजरात में उसकी स्थिति बिल्कुल 0 के बराबर है, राजस्थान में 0 के बराबर है उसकी स्थिति। और उत्तर भारत में आप देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला, वहाँ बीजेपी वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो इंडिया गठबंधन को अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें उत्तर में ताकत लगानी है, और बीजेपी को अपनी टैली अगर बचाए रखनी है तो उन्हें दक्षिण में ताकत लगानी है। ये बिल्कुल आपके सर्वे से ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि किसको कहाँ ताकत लगानी चाहिए। बिल्कुल, कौन कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है जिससे उसकी टैली इम्प्रूव हो सके, नंबर इम्प्रूव हो सके, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर जरूर साफ हो रही है। – 2024 चुनाव को लेकर जो सर्वे हुआ है, बीजेपी उस सर्वे के आंकड़ों से उत्साहित है। बीजेपी के नेता करण नंदा ने कहा है 2024 चुनाव में बीजेपी सर्वे के आंकड़ों को भी पार करेगी, मोदी की गारंटी अपना काम करेगी और तीसरी बार भी मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2024 चुनाव को लेकर हुए सर्वे से बीजेपी उत्साहित। हिमाचल बीजेपी के नेता हैं करण नंदा, उन्हीं का बयान सामने आया है। 2024 चुनाव में बीजेपी सर्वे के आंकड़ों को पार करेगी, मोदी की गारंटी अपना काम करेगी, तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कह रहे हैं करण नंदा। ओपिनियन पोल सामने निकल कर आए हैं, उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉपुलर गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लोग निरंतर अपनी मोहर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो ओपिनियन पोल है 295 से लेके 235 सीटों के आसपास आया है। लोअर आंकड़े से जो है हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर
जो ऊपर का आंकड़ा है उससे बढ़ चढ़कर ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम एक और बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बीजेपी नेता उत्साहित हैं और कुल मिलाकर वही बात जो अभी कुछ देर पहले हमने आपके सामने रखी थी ना, राम नाम और काम, उसी के भरोसे बीजेपी को ये पूरा आश्वस्त पार्टी नजर आ रही है कि 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक लगने वाली है। और इस बीच एबीपी न्यूज पर जो सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए, रीजन वाइज उसका ब्रेकअप आपको दिखाते हैं। ये उत्तर भारत का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रख रही हूं। उत्तर भारत में देखिए कुल 180 सीटों का गणित, यहां पर एनडीए को 50% वोट शेयर मिलता हुआ, इंडिया को 36% वोट शेयर मिलता हुआ, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ। और अब अगर इसे सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए, 2024 में 180 उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया की ये सीटें, इसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 150 से 160 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 5 सीट। तो ये तो उत्तर भारत की जो 180 सीटें हैं उसका पूरा गणित आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजन आपके सामने रख देती हूं और उसका आंकड़ा आपको दिखा देती हूं। ये जो अगला रीजन है ये देश के पश्चिमी हिस्से का है। इसमें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात का ये आंकड़ा, कुल 78 सीटों का ये आंकड़ा, और इसमें वोट प्रतिशत के मामले में इंडिया पर किस तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए के खाते में 46% वोट शेयर जा सकता है इन राज्यों में पश्चिमी भारत में, और इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर आ सकता है, अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाता हुआ। तो 78 सीटें हैं ये, और इन 78 सीटों का अगर सीट वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये अनुमान जता रहा है कि एनडीए को इन 78 में से 78 में से 45 to 55 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये है वो बड़ी तस्वीर, और इसी वजह से वो सवाल जो पहले भी आपके सामने रखा था, एक बार फिर से जरा सवाल सामने ले आइए। और सवाल वही, राम नाम काम 300 प्लस का इंतजाम, और ये 300 प्लस वाला इंतजाम राम नाम काम के जरिए उत्तर भारत में भी पश्चिमी भारत में भी ये सब कार्ड्स बीजेपी के फेवर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक संशोधन थोड़ा सा या संभावना दिखती है, क्योंकि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बीजेपी एक शीर्ष पे चल रही है और बहुत कम संभावना है कि उसमें हो। संभावना एक है कि वोट परसेंटेज जो अभी आप दिखा रहे हैं वो बढ़ जाए, और वो जो जनवरी फरवरी का माहौल होगा उससे वो बढ़ने की मुझे उम्मीद है। सीटों में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो सीटें बढ़ सकती हैं। और क्या वही जनवरी फरवरी का माहौल जो होगा, मतलब आपका राम मंदिर और ये जो उससे बनेगा, तो उससे जब ये माहौल बनेगा तो परसेंटेज बढ़ सकता है उसमें। लेकिन ये तय है कि जब सीटें आप अधिकतम सीटों पर आप जब कब्जा आपका है तो उसमें कुछ सीटें भला हो जाएं। और इस समय बीजेपी की रणनीति भी मुझे ये लगती है कि जहाँ जरा सी भी संभावना है उस पर ज़्यादा काम किया जाए। जैसे पश्चिम बंगाल एक संभावना थोड़ी सी है, मुझे तो वो भी आशंका है कि 18 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उस संभावना पे लड़ते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र जो इनके हिसाब से टूटता हुआ है, थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ इनको काम करना होगा। या कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। आपने महत्वपूर्ण राज्य का जिक्र किया महाराष्ट्र, क्योंकि हमने पश्चिम भारत का आंकड़ा भी दिखाया। महाराष्ट्र जो है पश्चिमी भारत में ये एक कमजोर कड़ी बनता हुआ यहाँ पर एनडीए के लिए उभर रहा है। सर विजय जी, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं तो उसमें शिवसेना और जो शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी, उसमें भी तो टूट हुई है। तो जो वो सीट उनको मिल रही थी शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, वो सीट नहीं मिलेगी। उसमें से कुछ सीटें तो शिंदे साहब भी लेकर ही आएंगे, कुछ सीटें अजित पवार भी लेकर आएंगे। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर महाराष्ट्र में होगा। नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो, लेकिन नुकसान पर जो अक्कू साहब ने कहा वो बात है कि जनवरी फरवरी का माहौल भी उसमें महत्वपूर्ण होगा। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप तीसरी बार सरकार की बात कर रहे हैं, तब जवाहरलाल नेहरू के बाद ये मौका होगा, यदि ये सरकार बनती है, कि वो हैट्रिक बनाए। और जीत के लिए भी या किसी भी लड़ाई के लिए आप कैसे माहौल बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 3 राज्यों में उन्हें जीत मिली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने उसी समय एक स्लोगन
बना दिया, नैरेटिव बना दिया हैट्रिक का कि ये हैट्रिक वहां की हैट्रिक तक पहुंच जाएगी, और वो भी अब की बार 400 पार के साथ। हाँ, और 400 पार के साथ वो अमित शाह भी उसको लगा रहे हैं। तो वो नैरेटिव भी आपकी लड़ाई को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब ये लग रहा है कि ये हैट्रिक वाला जो है, हालांकि हैट्रिक हमेशा अच्छे से अच्छे बॉलर के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन नेहरू के बाद वो हैट्रिक मोदी बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे वो एक बड़ा है, लेकिन नैरेटिव ऑलराउंडर बिल्कुल, मतलब वो हैट्रिक वाले काम को आसान करने के लिए ही लक्ष्य जो है वो रखा गया कि अब की बार 400 पार वाला बिल्कुल टारगेट रखा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मुझे लगता है चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले बताते हैं आपको कैसे एबीपी न्यूज सी वोटर का ये जो सर्वे सामने आया है, इस पर जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी सर्वे को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। 2024 में 400 सीटें जीतकर मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। तो देखिए वही बात जो अभी हम लोग यहां पर कर रहे थे कि साहब तीसरी बार मोदी की हैट्रिक और 400 प्लस सीटों के साथ, तो वही दावा बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनकी तरफ से किया जा रहा है। सुनिए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि 75 सीटें दिखा रहे हैं, हम तो 80 का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी और अब की बार दिल्ली में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जो कांग्रेस और सपा को सिर्फ 5 सीटें दिखाई जा रही हैं? धरातल पे पूरा सर्वे किया गया। जब ये सनातन का विरोध करेंगे, सनातन पर चुप्पी साधेंगे, और दूसरी बात यह है कि ये काम करते समय आज उत्तर भारत के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो चेन्नई में टॉयलेट साफ करते हैं, इस बयान पर भी चुप रहेंगे तो इनका और क्या होगा। और दूसरी बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास के कामों से जो कीर्तिमान स्थापित किया इस देश में, न भूतो और भविष्य तो फिर करेंगे तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे। सब जिस तरीके से कह रहे हैं कि गठबंधन है, अभी तो बहुत दूर की बात है, जब गठबंधन होगा तो फिर देखिए कि बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे हम लोग। गठबंधन तो अभी 3 राज्यों के चुनाव में भी था। जब ये अनिश्चितता की स्थिति में गठबंधन में ये काम कर रहे हैं तो इनका जो परिणाम होना है, महाभारत में कहा गया था कि अनिश्चय में कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये अनिश्चय में युद्ध जीतना चाहते हैं, इन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी। जरा अब नंबर पूर्वी भारत का आपको दिखा देते हैं। पूर्वी भारत जिसको लेकर सी वोटर का सर्वे जब सामने आया तो 153 सीटों में एनडीए के खाते में वोट शेयर 42% जाने का अनुमान, इंडिया के खाते में 38% वोट शेयर जाने का अनुमान, अन्य के खाते में 20% वोट शेयर जाने का अनुमान। और इसको अगर सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो 153 सीटें हैं ये पूर्वी भारत में। एनडीए के खाते में इन 153 में से 80 से 90 सीटें जा सकती हैं, इंडिया के खाते में 50 से 60 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 10 से 20। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो इन 153 में से एनडीए के खाते में गई थी 101 सीटें और इंडिया गठबंधन का जो खाता है, कांग्रेस प्लस का खाता, उसमें 12 सीटें गई थी, जो इस बार नंबर काफी बढ़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर रही है, इसको लेकर आपका आकलन, दिबांग जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में यहाँ जो महत्वपूर्ण राज्य जुड़े हुए हैं वो बिहार और पश्चिम बंगाल हैं, और ये दो राज्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, और इसका मैं उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ। बिहार में क्या जो अक्सर हमने देखा है कि अगर 3 बड़ी जो पार्टियां हैं उनमें से 2 एक साथ हो जाती हैं तो तीसरे को बहुत मुश्किल होती है। क्या वो मुश्किल को पाट पाएगी बीजेपी? यानी अगर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को देखें, कोई भी 2 मिल जाती हैं तो तीसरे को मुश्किल होती है। इस बार 2 मिली हुई हैं, कांग्रेस तो नगण्य जैसी है, वो भी उसी तरफ है, लेफ्ट भी उसी तरफ है। क्या उस हालत में ये निकाल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, और मेरे ख्याल से जो बीजेपी की अपनी अंदरूनी बैठक हो रही है उसमें भी इस बात का उल्लेख हो रहा है कि बिहार पर हमें ध्यान देना है, महाराष्ट्र पर ध्यान देना है। ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसी वजह से। और ये जो हमारे पास सर्वे है, मुझे भी जो निजी तौर पर इंटरेस्ट होगा वो ये देखने में होगा कि मणिपुर के बाद जो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य हैं वहाँ पर क्या असर होता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया हुआ। मुझे लगता है कि उसकी छाया मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी छाया बाकी राज्यों पर दिखाई देगी। ठीक है।
विनोद जी, दक्षिण में बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है जिस रूप में बढ़ना चाहिए या वो खुद उम्मीद कर रही थी। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ वो जो गठबंधन के साथी थे वो साथ छोड़ चुके हैं और ऐसे में अब समीकरण इस रूप में बदले हुए हैं कि 2019 के मुकाबले वहां पर कुछ दिक्कत में बीजेपी नजर आ रही है। और जो उत्तर पर पूरा दारोमदार था तो वो तो 2019 में भी एक तरीके से जो कहा जा रहा था कि साहब पीक हासिल कर ली है, तो उस पीक को मेंटेन करते हुए या उसको, क्योंकि ज्यादा गुंजाइश भी नहीं वहां पर और इंप्रूवमेंट की, फिर भी वहां पर इंप्रूव करती हुई पार्टी की टाली नजर आ रही है। तो ओवरऑल पिक्चर आपको क्या लग रही है? नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल पिक्चर ये है कि बीजेपी की चुनौतियां उन राज्यों में हैं। देखिए 2019 का एनडीए और 2024 का एनडीए में बहुत फर्क है। 2019 का एनडीए में जेडीयू उसके साथ था, अकाली दल साथ था, शिवसेना साथ थी, ये 3 बड़े दल साथ थे, एआईडीएम के भी साथ थे। 4 बड़े दल जो है जिनकी ताकत अपने अपने राज्यों में है वो साथ थे। लेकिन इस बार एनडीए को अगर देखें तो बीजेपी के अलावा बड़ी पार्टी है कौन? रामदास अठावले हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जीतन राम मांझी हैं, यही सब तो है ना। जेडीएस है, जेडीएस तो अभी आया है। तो कोई बड़ा सहयोगी उनके पास नहीं है जो ऐड ऑन कर सके उनको वोट। अब जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी जो नीतीश लालू एक साथ हैं और उसमें कांग्रेस और लेफ्ट, भले उनका वोट कम हो, लेफ्ट तो ऐसा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका 5000 से लेकर 10,000 15,000 वोट है जो ऐड ऑन होता है बिहार में कम से कम, कहीं और ज़्यादा है। तो वो उसको एडवांटेज है महागठबंधन को। और कांग्रेस का भी 6% वोट है, वो भी एडवांटेज है चूंकि जुड़ता है जाकर के। बीजेपी के साथ क्या है कि वहाँ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और साहनी, ये 3 हैं उनके साथ। अब ये 2019 में भी थे उनके साथ, ये 2015 में भी साथ थे। इनका कोई बहुत ज़्यादा पैन बिहार असर नहीं है जी। इनका अपने में छोटा मोटा कर सकते पॉकेट्स है। तो जो लड़ाई लड़नी है बिहार में, बीजेपी को अकेले लड़नी है अपने दम पर। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र में शिवसेना जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो बड़ी फोर्स थी, तो वो एक साथ थे। अब वहाँ शिंदे साहब के भरोसे लड़ना है। शिंदे साहब का असर थाने से आगे है नहीं, ठीक है। मुंबई में भी आज भी असर वहाँ, भले उनके पास विधायक और वो आ गए हों चुनाव आयोग के फैसले के बाद, लेकिन मासेस में वो भी टेस्ट होना है। क्योंकि जिस तरह अजीत पवार और शरद पवार का भी टेस्ट होना है, क्योंकि पैन वो जो महाराष्ट्र है वो स्थिति उसमें अजीत पवार के हद तक कर पाएंगे। बीजेपी को ही गाड़ी खींचनी है वहां पर इन राज्यों में। और बंगाल में अभी वही स्थिति है जो 2019 में थी और जो अपना आंकड़ा था ना पूरी भारत का। 19 में ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ नहीं थे, अलग अलग थे। तो उनकी सीटें भी अगर आप जोड़िए तो 19 में वो ज्यादा हो जाती, 12 से बढ़ जाएंगी, क्योंकि 23 तो अकेले तृणमूल कांग्रेस की सीटें थी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान देकर चुनौतियां बीजेपी के लिए यहाँ है। और जो पीक वाले राज्य हैं जिनमें पीक, वहां भी फिसलने की कुछ गुंजाइश भी है, एकदम सीमेंटेड नहीं है। कि मान लीजिए अगर राजस्थान में आप 4 सीट हार गए या मध्य प्रदेश में आप 3 सीटें 4 सीटें हार गए तो कमी होंगी ना। तो पहले उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां सहयोगी थे, गठबंधन था। वो सहयोगियों और गठबंधन की कमी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को खलेगी अक्कू जी? बिल्कुल खलेगी, लेकिन बीजेपी का जैसा दावा है, अब दावे में ही बात कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी उनकी बहुत साफ नहीं आई है। बिहार को लेकर के खास तौर से उनका मानना है कि जो उनके वोट बैंक, वो वोट बैंक पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ना कि पार्टियों पर बात कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, दलितों को लेकर के उनके पास काफ़ी संभावना उन्होंने अपने लिए निकाल रखी है। किस हद तक वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्या जो बेनिफिशियरी वाला फ़ायदा है उसको किस हद तक उठाएंगे, और ये फोकस उसी पर हो रहा है। जो जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर लगाए गए हैं काम के लिए इसमें, और जो प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो भी उसी रणनीति में लगे हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि कहाँ किस हद तक जाएगी, लेकिन एक संभावना वो खोज रहे हैं और बीजेपी को यही संभावनाएं ही खोजनी होंगी दलों के अलावा। अगर बीजेपी दलों के अलावा अपने वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस करेगा, अपने नए वोट बैंक, क्योंकि अब सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के सामने है कि नया वोट बैंक कहाँ से लाए वो सब जितने सोर्सेज थे उनको कर चुकी है। अब वो नए वोट बैंक दूसरे के वोट बैंक को हटाकर, चुरा कर, किनारे करके ला करके तब वो अपने साथ ला सकती। पूरी कोशिश, स्ट्रेटेजी जो मेरे जानकार या मेरे लोग बताते हैं वो इसी पर है और शायद उसी पे वो काम करना चाहते हैं वो। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। जरा सा 1 मिनट ये दिखा देते हैं दर्शकों को पहले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ा लेंगे। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल को लेकर बीजेपी का जो जोश है वो लगातार हाई बना हुआ है। बीजेपी के सांसद हैं, बिहार के नेता हैं सुशील मोदी, वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति अब आगे आगे और कमजोर हुई है और होगी भी। सुनिए।
बिहार हो या यूपी हो, जो इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी दल हैं, कांग्रेस को 10% सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी जी। सुशील जी, एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर लड़ सकते हैं और वहीं कांग्रेस के लिए महज 4 सीटें छोड़ी जा रही हैं, जो बिहार की बात की जाए तो। देखिए, पिछली बार बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और देखिए, कांग्रेस की 4 सीट लड़ने की भी औकात नहीं है, भले वो ऑल इंडिया पार्टी हो, लेकिन बिहार के अंदर कोई उनका ना तो कोई वोटर है, ना कोई उनका समर्थक है, ना कोई उनका आधार है। 1 साल हो गया, आज तक स्टेट वर्किंग कमेटी का भी गठन नहीं कर पाए। लेकिन बाकी तो देखिए, उनका आंतरिक मामला है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस 4 सीटों पर तैयार होगी। कांग्रेस इस बात के लिए पूरा प्रयास करेगी कि कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखिए, ये उनका आंतरिक मामला, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। इस बार में कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव में हार के बाद पहले भी कमज़ोर थी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और सहयोगी दल अब उसको घास डालने के लिए तैयार नहीं है। सर, यही हालत तो फिर यूपी में भी हो रही है, तो इससे तो आपसी जो ये हो रहा था, हम सामंजस्य बना लेंगे, तो कांग्रेस क्या इस हद तक झुकेगी, आपको लगता है? देखिए, क्या करेगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस की हैसियत जो है यूपी में 8 सीट लड़ने की भी नहीं है। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में बना हुआ है। बात जरा इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। बिहार में इंडिया गठबंधन में टकराव की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का बिहार में 10 सीटों को लेकर दावा। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर बड़ा बयान दे रहे हैं। बिहार में 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये कहना है आनंद शंकर का। आपको बता दें, एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को 4 सीटें देने का ही प्रस्ताव रखा है। पहले सुनिए जरा कांग्रेस के नेता दावा क्या कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अंदरूनी चर्चा चल रही है और एबीपी न्यूज को सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 2 सीटें वाम दलों को यानी सीपीआई और सीपीआईएमएल को मिल सकती है। और इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर। जो ये खबरें छनकर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, आप लोगों का क्या दावा है? और 17 अगर जेडीयू और आरजेडी लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आती दिख रही। देखिए, ये सब जो बातें हैं ये सूत्र और हवा में ही चल रही हैं। ये बातें जब तक इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठकर फैसला नहीं लेंगे और उस पर जब तक फाइनल मुहर नहीं लगेगा, तब तक ये बातें बेमानी है। जहाँ तक बात है कांग्रेस के लड़ने की, निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा 10 सीटों पर है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो बैठ कर तय होंगी। सभी लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे, बैठ कर तय करेंगे किस दल को कितना लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, कौन उनके प्रत्याशी होंगे। ये बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये बातें अगर आ रही हैं तो ये बातें बेमानी है। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो 10 सीट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर दावा करेगी या किया है, उसका क्या आधार है? देखिए, सभी जो दल हैं वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें। ये तो सभी दल के जो चाहने वाले हैं, सभी दल के जो नेता हैं, वो अपने अपने दल को ज़्यादा सीटें देना चाहते हैं। तो हमें भी ये ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े। आधार यही है। तो सुना आपने किस तरीके से आधार गिनाया जा रहा है और आधार के आधार पर ही सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि महागठबंधन ने तय पाया है, या यही कहें बिहार में इंडिया गठबंधन ने तय पाया है, ये प्रस्ताव है कि साहब आरजेडी और जेडीयू 17 सीट और 4 सीटें कांग्रेस को दे दी जाए लड़ने के लिए और 2 सीट जो है वो लेफ्ट दलों को दे दी जाए लड़ने के लिए। हालांकि कांग्रेस सामने आ गई है और दावेदारी 10 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना, इंडिया गठबंधन में ठनी, अब कौन देगा कुर्बानी? बड़े भाई की भूमिका में तो विजय जी कांग्रेस ही को बार बार कहा जा रहा है। विधायक जो कह रहे हैं उसको मैं गठबंधन के सीटों के बंटवारे की गंभीरता से नहीं लेता। वहाँ पर वो अलग लेवल पर हो रहा है। विधायक जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर भी एनडीए ही जीते तो 10 सीटें 15 सीटें जितनी सीट लेना चाहें। सवाल सीट लेने का नहीं है ना, सवाल सीट लेने का नहीं ना, सवाल सीटें जीतने का है कि कांग्रेस का कितना वहाँ पर
वजूद है, कितनी ताकत है। और आरजेडी जिसके लिए कह सकते हो कि आप पिछली बार 0 पर थे, लेकिन आज वो विधानसभा में और वोट बैंक के हिसाब से मजबूत पार्टी है। जेडीयू और आरजेडी मिलकर ही एनडीए को वहां पर चेतावनी वो चुनौती दे सकते हैं। एक बात मैं जो कह रहा था कि अभी बात हुई कि एनडीए के पास बड़े सहयोगी दल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो छोटे सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के मुकाबले में इंडिया गठबंधन को सीटों को रोकने में मदद करेंगे, क्योंकि हर 36 दल है इस समय छोटे छोटे एनडीए के साथ जो है, और वो छोटे छोटे दल इंडिया गठबंधन की सीटों पर रोक लगाने में मदद करेंगे। इस तरह से में हुआ है, यूपी और बिहार दोनों जगह पर होगा। तो मुझे लगता है कि जहां पर हर पार्टी का 10,000 15,000 वोट है, वो उन सीटों पर रोकने में मदद कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इनडायरेक्ट मदद वहां पर हो सकती है। और दूसरा, परसेप्शन में बहुत मदद करेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर पार्टियां ईबीसी पार्टियां हैं और बैकवर्ड पार्टियां हैं, तो वो भी बीजेपी को परसेप्शन में बहुत मदद करेंगे। आप देखिएगा कि उसका असर 15,000 20,000, मैं उत्तर प्रदेश का भी देख रहा कि जिसमें राजभर जैसे जो लोग हैं तो 15,000 वोटों से काफी उन्होंने असर डाला था वोटों सीटों पर। मैं आगे बढ़ रही हूँ जरा सा, उसके बाद चर्चा और बढ़ा लेंगे। जेडीयू के नेता केसी त्यागी, उनकी तरफ से बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि अभी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर छोटे दलों से गठबंधन करती तो फिर आज ये हालत नहीं होती। कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नसीहत जो केसी त्यागी की तरफ से दी जा रही है। विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथियों को जगह नहीं दी और बार बार ये दोहराया गया कि साहब इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गठबंधन के दल हैं वो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सुनिए। 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद में क्या कांग्रेस की स्थिति इंडिया गठबंधन में कमजोर हो रही है? केसी त्यागी साहब हमारे साथ में है। सर, ऐसी जानकारी आ रही है कि आप लोग और आरजेडी मिलकर के कांग्रेस को बिहार में ज्यादा सीट भी नहीं देने की तैयार में? नहीं, सीटों को बंटवारे को लेकर के अभी किसी प्रकार की प्रारंभिक चर्चा प्रारंभ नहीं हुई। 3 राज्यों में जो कांग्रेस की पराजय है उसका अफसोस हमको कांग्रेस से ज्यादा है, और अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत गई होती तो 24 की राह हमारी और आसान हो गई होती। इतना अफसोस हमको जरूर है कि हमारी मित्र पार्टी छोटे छोटे दलों को, जिनको हम इग्नोर करते हैं, उनसे भी आंशिक रूप से सीट बंटवारा करके लड़ती, शायद हो सकता अच्छे नतीजे निकलते। जैसे राजस्थान में लोकदल के साथ वो कर सकते थे, राजस्थान में जो दूसरी पार्टी है बेनीवाल की, उसके साथ कर सकते थे, और इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का जो अहंकार था उसने भी जीत के रास्ते बंद किए। यद्यपि कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में और बीजेपी के वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सर, इस सवाल ये उठता है कि क्या जो है कांग्रेस, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नेताओं का अहंकार, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि जितनी सीटें आप लोग देने की बात कर रहे हैं उस पर तैयार हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस को ही बड़ा दिल दिखाने की लगातार आप लोग बात भी करते रहे। नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ किसी तरह का ना कोई विवाद है, और यूं भी बिहार मॉडल है। आपके चैनल ने जो सी वोटर के साथ जो नतीजे निकाले हैं उसमें भी उत्तर भारत में हमारा गठबंधन और नीतीश कुमार अव्वल आए हैं, सबसे ज्यादा चमकीले हैं। लेकिन गठबंधन की लेकर के सीटों की प्रारंभिक वार्ता अभी जारी है, और हमें लगता है कि नीतीश कुमार और उनके सहयोगी साथी मिलकर के इसको निपटा लें। मतलब कांग्रेस को अगर जो है 4-6 सीटें भी देंगे तो आपको लग रहा है बात बन जाएगी? नहीं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोई टिप्पणी। इस सबके बीच में सर जो है एक और जो है संजय राउत का बयान सामने आया है कि इंडिया गठबंधन में कई जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार कहाँ सर? वो खड़गे जी का, शरद पवार जी का और नीतीश कुमार जी का नाम लेना क्यों उनको ध्यान नहीं रहा, ये मुझे अफसोस है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो सर ऐसे में आपको लग रहा है कि अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस थोड़ी सी पहले से कमजोर हुई है इन हारों के बाद में, और उसको अपना अहंकार कम करना होगा पार्टी के कुछ? हम उस दृष्टि से नहीं देखते। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा और एकोमोडेटिंग होने की आवश्यकता है। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी। जरा उनसे जान लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो आंकड़ा ओपिनियन पोल का सामने आया है
दोबारा से मोदी सरकार की देश में वापसी। दिक्कत आ रही है, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगी सर आपसे बात करने की, अभी दिक्कत आ रही है। समझेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से कि आखिरकार उन्हें क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन क्या बिल्कुल चुनौती नहीं दे पा रहा है एनडीए को, और इस बीच ये जो सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग बयान सामने निकल कर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में ठनी कौन देगा कुर्बानी। दिबांग जी, आपको क्या लग रहा है, बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मामला कहां फंस सकता है इंडिया गठबंधन में? देखिए, अगर आप ध्यान से सुने, ये जो कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा हम चाहते हैं लेकिन बातचीत करके हम सुलझा लेंगे। मुझको लगता है कि ये थोड़ा इसमें पार्टियों को हिदायत देनी चाहिए अपने नेताओं को, ख़ासतौर पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, कि थोड़ा भाषा इस तरह के बयान न दें, आधिकारिक बयान दें तो अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये पार्टियां कहती हैं हम लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और ये लोकतंत्र है कि साहब आपको कुछ भी बोलने का छूट है, और उसमें इस तरह की चीज़ें उछलती हैं, पर जो निकल कर आएगा वही असली होगा। और उसमें आपने देखा कि जो मजे हुए नेता हैं केसी त्यागी, तमाम कोशिश के बावजूद, और बड़े अच्छे हमारे रिपोर्टर अंकित वहाँ थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, कमिट नहीं किया। और जो भी पार्टी है, अगर किसी भी विधायक से, सांसद से, अगर आप किसी भी पार्टी के गठजोड़ जहाँ हो रहा हो वहाँ पूछेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा सीटों की मांग करेगा, तो स्वाभाविक है। और इसमें मेरे ख्याल से इतने वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग सब ये जानते हैं ये खेल कैसे होता है। यानी अगर आप चुनाव से पहले बड़े से बड़े नेताओं से भी, पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी पूछ लें, तो अगर 200 सीट हो तो उनका आंकड़ा जोड़े तो 500-600 का निकलता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है कि ये गठबंधन का काम ढीला चल रहा है, और उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिस तरह से उन्होंने समय जाया किया विधानसभा चुनाव में। जल्दी से सर, ये जो सीट मांग रहे हैं आदरणीय विधायक जी, अगर ऐसी सीटें पहले भी देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव होता कांग्रेस ने मांगी थी और कांग्रेस को दे दी गई थी। किस बर्बादी में गई थी वो सीटें, ये भी ध्यान रखा 2017 का आप यहाँ पर याद ताज़ा करवा रहे हैं। बिहार का 2020 में देख लीजिए, 2020 में देख लीजिए, जिसमें कहा गया कि साहब महागठबंधन आरजेडी हारी इस वजह से क्योंकि ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी गई। महत्वपूर्ण, बिल्कुल। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक और खबर ले लेते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर ये जो रस्साकशी वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से जो कहा गया है कि साहब 4 सीटें हम देंगे कांग्रेस पार्टी को, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान सामने आया है। बिहार में जेडीयू आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। सभी दल कुर्बानी देने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं मृत्युंजय। जिसको जितनी सीट मिलेगी वो उन पर लड़ेगा। सुनिए जरा मृत्युंजय तिवारी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं महागठबंधन में, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, सीपीआई और साथ में आपके सीपीएम भी है। तो एक जानकारी ये आ रही है कि आरजेडी जो है कांग्रेस को 4 सीट देगी। नहीं, देखिए, ये आपके सूत्र क्या हैं, कहाँ से जानकारी आपने लाई है, ये हमें नहीं पता है। हमें पता है कि बिहार की 40 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और वो जीतेंगे। अब इसमें कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, आरजेडी कितना, जेडीयू कितना, वामपंथी कितना, कम्युनिस्ट पार्टी को, ये सब हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हम सामूहिकता के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिसको जितनी सीट मिलेगी वो सीट जीतने का सब लोग प्रयास करेंगे। इसलिए 40 सीट बिहार में कैसे इंडिया गठबंधन जीते, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। अब सूत्रों के हवाले से तो बहुत सारी खबरें चलाई जाती है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ड्राइविंग सीट पर बिहार में तो जेडीयू आरजेडी रहेगी ना, कांग्रेस तो देश भर में लड़ रही है, आप लोग तो पूरे देश भर में नहीं लड़ रहे। हम तो कह रहे हैं जब 27-28 दल इंडिया गठबंधन में है, अब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, बंगाल में ममता दीदी की, ये कांग्रेस भी हकीकत तो समझती ही है ना। तो सब लोग जब उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई।
आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि क्योंकि लड़ाई बड़ी है इसी वजह से सब तैयार हैं कुर्बानी देने को। सवाल आपके सामने जो इस वक्त है स्क्रीन पर वो ये कि सीट शेयरिंग पर अड़ेंगे, मोदी से कैसे लड़ेंगे, और शायद इस सवाल की समझ इस वक्त इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको आ चुकी है कि लड़ाई यहाँ पर बड़ी है, जिसका जिक्र अभी मृत्युंजय जी कर रहे थे। विनोद जी, सबसे बड़ा जो है इसमें काम किया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार ने। अगर कांग्रेस से चुनाव जीत जाती तो शायद उसका रुख थोड़ा अड़ियल हो जाता और फिर दिक्कतें आती। अब कांग्रेस इस तरह से नरम, ये जो आपके विधायक जी थे कांग्रेस के, इनको थोड़ी तय करना है, तय तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनको करना है कि कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस पास उम्मीदवार है कि नहीं, पहले ये देख लो कि क्या 10 सीटों के लायक उम्मीदवार है लोकसभा के लिए वहां पर। तो ये तो ठीक है, दावा है, ये वैसे ही किस्सा है कि चौधरी चरण सिंह के पास एक सज्जन गए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो गृह मंत्री थे कि साहब तोप का लाइसेंस दे दीजिए। तो चौधरी साहब ने डांटा, बोले तोप का भी लाइसेंस हुआ करे, बोले साहब तोप का करोगे नीचे तक जाते तमंचे का हो ही जाएगा। तो ये वो है कि आप 10 मांगो तो 6 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, बार्गेनिंग चल रही है, मतलब बार्गेनिंग है। और पिछली बार जो है 6 सीट पे लड़ी थी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का लेफ्ट का गठबंधन था, जेडीयू नहीं था, जेडीयू नहीं था, 6-7 सीटों में ऐसे लड़ी थी, 10 से कम सीटें थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस उससे ज्यादा जो उसकी सीटिंग है, एक रंजीता रंजन सीटिंग है, एक जो है कोई एक आध और शायद 2 MP हैं वहां से, रंजीता रंजन तो शायद राज्यसभा में राज्यसभा एक ही सीट जीती थी वहां पर, पिछली बार थी नॉर्थ बिहार वाली सीट कांग्रेस सुपौल से। तो इस तरह कुछ सीटें उनको मिल सकती है, 4-5 सीटें, इससे ज्यादा वहां उनका दावा न बनता है और न बनना चाहिए। ठीक है। और इस बीच देखिए किस तरीके से सियासी सुगबुगाहट तेज होते हुए 24 चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 8 सीट से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं। और अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि हम बब्बर शेर की तरह पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आलाकमान सीट बंटवारे पर फैसला करेगा, ये कहना है अजय राय का। सुनिए। जो साथी दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, सूत्रों के मुताबिक कहा जाए कि वो दबाव बना रहे हैं, उनका जो मन है वो 8 से 10 सीट से ज़्यादा देने का नहीं है गठबंधन में कांग्रेस को। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है, 80 में से कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी उतारेगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों से, हम लोग उससे चल रहे हैं, अपनी सोच से चल रहे हैं और निश्चित तौर से हम ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर से ऐसे ऐसे वर्ग और सभी लोग जुटे हैं। आप देख सकते हैं जिस जगह पर आज हम लोग यहाँ पर हैं, मुरादाबाद में, यहाँ हमारे अभी जो पिछला मेयर का चुनाव हुआ है उसमें ज़बरदस्त हमारे वोट का इजाफा हुआ है। बनारस से जहाँ मैं आता हूँ वहाँ जहाँ के प्रधानमंत्री सांसद हैं वहाँ ज़बरदस्त वोट का इजाफा हुआ है, लगभग 1 लाख वोट वहाँ हम पाए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में अच्छे वोट मिले हैं कांग्रेस को, लेकिन जो ये 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हार के बाद, माना जा रहा है साथी दल जो है आपके वो आप पर दबाव बना रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें भी हमारा वोट का प्रतिशत आप देख लीजिए, हमारा वोट का प्रतिशत घटा नहीं है, बढ़ा है या कमोबेश वही रहा। थोड़ा मध्य प्रदेश में जरूर कम हुए थे हमारे वोट का प्रतिशत में, बाकी हर जगह हम बढ़े। कांग्रेस क्या मांग करेगी उत्तर प्रदेश में सीटों का 80 में से लगभग? मांग नहीं करेगी, हम अपना जो हमारा है, जो हमारी चीज़ें हैं, हक और अधिकार के साथ हम लेंगे, उसमें मांग करने वाली बात नहीं है। हम सीटों का बंटवारा तय के साथ खड़े हैं, हम वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा जो काम है अपनी पार्टी का विस्तार करना, मजबूत करना, उसमें हमारा एक कार्यकर्ता पूरी, जैसा राहुल जी ने कहा बब्बर शेर है, तो हम पूरी अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। अजय राय को सुन रहे थे, आप कह रहे हैं बब्बर शेर की तरह काम कर रहे हैं, पदयात्रा पर निकले हुए हैं इस वक्त प्रदेश में, कांग्रेस के लिए एक नई जमीनी ताकत जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज पर आपने देखा है, और इस पर अब जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी के सांसद हैं अनिल जैन, उनका भी बयान आया है, कह रहे हैं हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, बीजेपी सर्वे से ज्यादा सीटें जीतेगी, कांग्रेस का बुरा हाल होगा, इंडिया गठबंधन में जल्द दरार भी बड़ी होने जा रही है, कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं होगा इंडिया गठबंधन में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अनिल जैन। तो साहब, एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल आया है, सर्वे आया है, उसमें 295 से 335 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही हैट्रिक की, तो वो तो पूरी ही हो दिखती रही। निश्चित रूप से देश का जो माहौल है, और खासकर इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय हुई है, तो उसके हिसाब से देश का मूड समझ में आता है। जो ये आंकड़ा है, आप 335 और जो भी है आंकड़ा कहीं और भी जा सकता है, आगे भी जा 350, इसके ऊपर भी जा, मुझे लगता है 350 से 400 के बीच में भी आंकड़ा जा सकता है।
लेकिन इंडिया गठबंधन को भी करीब 200 सीटें मिलती दिख रही हैं। लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते इनरिलेवेंट हो जाएगा? आप राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे गठबंधन का तो गठबंधन स्टैंड ही नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है, बिहार में 4 सीट देने को तैयार है। तमाम ऐसे प्रांत हैं जहां बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति है नहीं, और महाराष्ट्र में भी इन तीनों पार्टियों में आपस में कितनी बनेगी कितनी ठनेगी ये यू नेवर नो। तो आखिर ये कहां से सीटें लाएंगे? बिहार में हमारी सीट बढ़ेगी, हाँ ये बात है। महाराष्ट्र में थोड़ा लग सकता है 1-2 सीटों का हेर फेर हो, लेकिन इतनी जगह से सीटें बढ़ रही हैं वो एक बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन आरजेडी जेडीयू गठबंधन का कहना है कि हम बिहार की 40 की 40 जीतेंगे, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। ये ख्याल अच्छा है, तेजस्वी यादव ने ख्याल अच्छा है, जनता को सब समझ में आता है। और जिस प्रकार से ये नीतीश कुमार इररिलेवेंट हो रहे हैं और जिस प्रकार से तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, और इनको अब देश की जनता खाली जाति में और खाली फ्लूक में चलने वाली नहीं है जनता। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार यहां स्टूडियो में मेरे साथ बना हुआ है। बात जरा पश्चिम बंगाल की अब करने जा रहे हैं, जहां अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों कल रात पहुंचे। ये दोनों नेता कल रात कोलकाता पहुंचे और आज वीर बाल दिवस पर कोलकाता में गुरुद्वारा बाड़ा सिख संगत में पहुंचे। अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां धार देती हुई बीजेपी और तस्वीरें आपके सामने। कल देर रात कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, और आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर मत्था टेका है दोनों नेताओं ने। और अब बड़ी खबर आपको ये बता देते हैं कि अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों बंगाल में हैं। वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। 31 दिसंबर से पहले पीएम मोदी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों की बैठक को संदेश देंगे, संबोधित करेंगे। 5 जनवरी से पहले सभी मोर्चों के प्रदेश स्तर की बैठक होने वाली है। 5000 जगहों पर नए मतदाताओं के साथ युवा मोर्चा की बैठक होगी। तो देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से एक्शन मोड में बीजेपी। हर लोकसभा के लिए संयोजक बनाया जाएगा, प्रभारी बनाया जाएगा, 3-4 लोकसभा को लेकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा। और ऐसे में वो बड़ा सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, सवाल ले आइए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने सवाल लेकर आते हैं। ये पश्चिम बंगाल जो पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बंगाल पर शाह का इतना फोकस, और इस फोकस का मतलब और मायने किस रूप में देखे समझे जाएं विजय जी? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में उनको 18 सीटें पिछली बार मिली थी, और इस बार यदि लेफ्ट और कांग्रेस उनके साथ मिल रही है ममता दी के साथ, तो एक लड़ाई में थोड़ा सा टर्न हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है। पिछली बार भी 40% के करीबन उनको वोट मिला है, तो इतना वो नहीं है। और वो समझते हैं कि यदि वेस्ट बंगाल में सीटें कम हो गई तो जो उत्तर भारत जिसका आप जिक्र कर रहे थे वहाँ तो पहले ही वो सैचुरेशन पॉइंट पर है, तो इसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो बंगाल में सीटों का नुकसान कम से कम हो सकता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो आइडिया, उनका तो दावा है कि वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में कम से कम सीटों का नुकसान हो, इस पर सारा फोकस है। इसलिए अमित शाह का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वेस्ट बंगाल में हमेशा से, पिछले दिनों से। जब पिछली बार भी लड़ाई लड़ी विधानसभा चुनावों की तो अमित शाह ही उसको कर रहे थे, और वो एक बड़ी लड़ाई थी जब 3 से 70 पर वो पहुंचे थे। बिल्कुल दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। हाँ। तो अभी फोकस है कि 18 सीटें कम से कम उनकी बरकरार रहें या उसमें कम से कम नुकसान हो। लेकिन क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट भी कमोबेश साथ आ जाएंगे, इसी वजह से चुनौती बड़ी बीजेपी के सामने, और उसी को पार पाना। देखिए वो चुनौती बहुत बड़ी है, और उस पे पार करने के लिए एक उन्होंने फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में ढूंढा था। लगभग कमोबेश वो वोट बैंक और उसकी स्थिति भी एक तरीके की है वहाँ पर।
कुछ वर्ग में आदिवासी हैं, कुछ वर्ग में SC/ST का है, तो वो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे। और अमित शाह का जब सब लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास जा रहा था, तो मुझे याद है जब दिवाली का फंक्शन यहाँ पर भाजपा के कार्यालय में हुआ था, तो उसमें अमित शाह ने बहुत हम लोगों से बातचीत के दौरान भी बहुत साफ कहा था कि आप लोग देखिएगा छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। फॉर्मूला क्या है, ये जब बात हुई तो भी उन्होंने कहा कि हम एक वर्गों को लेकर के हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और यही हम काम आगे भी जारी रखेंगे। कितना कर पाते हैं, नहीं हो पाता, ये एक वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह हमेशा बड़ी चुनौती लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और शायद एक बड़ी चुनौती के तौर पर पश्चिम बंगाल को उन्होंने चुना है जी। और वहाँ पश्चिम बंगाल को है और बिहार को है। दो राज्य ऐसे हैं जो इस समय अमित शाह के पूरे नियंत्रण में होने चाहिए और वो उनको काम करने की बात करेंगे वहाँ पर। विनोद जी, नहीं, बिल्कुल जो हमारे पूर्व मित्रों ने कहा ये बात को मैं भी सहमत हूँ। पश्चिम बंगाल एक चुनौती तो है, सबसे बड़ी चुनौती है कि 18 सीटें रिटेन करना, या जैसा विजय जी कह रहे हैं नुकसान कम से कम करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोच के काम नहीं करती कि हमें रिटेन करना 18। उसका जो कोशिश होती है वो 18 से 25 कैसे करे, वो उस हिसाब से काम करती है। वो 25 कर पाती नहीं कर पाती, 18 की 10 रह जाती हैं कि 8 रह जाती हैं या 18 रह जाती हैं, ये अलग बात है। लेकिन उसका जो प्रयास होता है बीजेपी का, खासकर अमित शाह का, वो हमेशा लक्ष्य बढ़ा करके होता है। इसीलिए चाहे वो जितने भी वो राज्य हैं, कहीं सफलता मिलती है कहीं असफलता मिलती है, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा रखते हैं। तो ये एक उनका स्टाइल है काम करने का। लेकिन चुनौती पश्चिम बंगाल में इसलिए भी बड़ी है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बड़ी प्लेयर हैं। कांग्रेस के बाद अगर इंडिया गठबंधन के बड़े प्लेयरों में तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार एक बड़े प्लेयर हैं। और अगर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो बंगाल के लोगों में एक संभावना रहेगी कि ममता जी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं और ये मैसेज वो दे सकती हैं। अगर ये मैसेज देती हैं तो फिर बंगाल में एक बंगाली जो नेशनलिज्म है या बंगाली अस्मिता है, जिसको आप कहते हैं, नेशनलिज्म शब्द तो नहीं कहना चाहिए, बंगाली प्राइड जो है, हाँ, क्योंकि अभी तक कोई बंगाली प्रधानमंत्री बना नहीं, तो उसका फायदा ममता बनर्जी को, इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। अगर इसीलिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर जो उहापोह है वो यही है कि भाई हम सबका फायदा ले लें। बिहार के लोग नीतीश कुमार के लिए वोट कर दें, बंगाल के लोग ममता के लिए वोट कर दें, तमिलनाडु के लोग स्टालिन के लिए कर दें, महाराष्ट्र वाले शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए कर दें, तो इसलिए उनको एक मिल जाएगा। और जो ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम लिया, उसकी रणनीति भी समझिए। जो दलित वोट है जिसका झुकाव बीजेपी की तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में है, ममता बनर्जी खड़गे का नाम आगे करके उस दलित वोट को तृणमूल कांग्रेस की तरफ खींचना चाहती है। ये भी एक चुनौती बीजेपी के सामने। तो मतलब खड़गे का नाम आप कह रहे हैं कि बंगाल में किस रूप में टीएमसी को फायदा मिले, उस वजह से ममता बनर्जी की तरफ से आगे किया गया है। मैं दिबांग जी से भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको आंकड़े दिखाते हैं। और ये आंकड़े जो हैं वो ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो कल आया है पश्चिम बंगाल को लेकर, ये तस्वीर आपके सामने। एक तो वोट शेयर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी 39% वोट शेयर मिल सकता है उसको 2024 लोकसभा चुनाव में, टीएमसी 44%, कांग्रेस प्लस 8%, अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जा सकता है। और ऐसे में अगर इसको सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए, कुल 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, बीजेपी को 16 से 18, मतलब कमोबेश वही स्थिति जो 2019 में रही थी बीजेपी के लिए। 18 सीटें बीजेपी ने जीती 2019 में, टीएमसी 23 से 25, कांग्रेस प्लस 0 से 2 और अन्य को कोई सीट यहां पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए गेम चेंज कैसे हो सकता है। गेम चेंज ऐसे हो सकता है कि फिलहाल आप कांग्रेस प्लस और टीएमसी को अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस प्लस में ही टीएमसी भी आ जाएगी, मतलब टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट जब एक साथ आएगी, तो जाहिर सी बात है वो वोट शेयर जिस रूप में आगे बढ़ेगा और उस वोट शेयर की वजह से जो सीटों की तब्दीली आएगी वो यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल बनती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से जरा ले आइए वो सवाल जिस पर अब हमें चर्चा करनी है, और सवाल पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। सवाल यही, दीदी का किला क्या बीजेपी से हिला? क्या बीजेपी उसमें सेंधमारी कर पाएगी, वो भी अब जबकि दीदी अकेली नहीं है, कांग्रेस प्लस मतलब कांग्रेस और लेफ्ट भी दीदी के साथ इंडिया गठबंधन में। दिबांग जी देखिए, आप देखें तो ये जो 22 सीटें हैं, अगर आप इसको और करीब से देखें तो इन 22 सीटों में 11 सीटें ऐसी हैं जहां पश्चिम बंगाल में पिछली बार जो मार्जिन था वो 10% से कम था, यानी आधी सीटों में 10% से कम का मार्जिन है। उससे स्थिति बहुत रोचक हो जाती है। दूसरी बात ये भी अनुमान लगा रहे लोग कि अगर आप ऐसे घोर विरोधियों को एक साथ लाएं जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं जो टीएमसी से लगातार लड़ती रही हैं, उनको एक साथ लाएं तो बहुत सारा जो वोटर है जो कमिटेड उतना नहीं है पार्टी के साथ, वो उचट के जा सकता है। और अगर उचट के कहीं जा सकता है तो उसमें एक तरीके से बीजेपी के लिए बड़ी सुखद स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुत मजबूती से बनकर वहाँ उभर सकती है।
इसलिए बीजेपी की लगातार ये कोशिश है कि वहाँ आप दिखते रहिए, बने रहिए, हल्ला करते रहिए, प्रचार करते रहिए, अपना जो मशीन है, जो कार्यकर्ता हैं उनको एकदम मुस्तैद रखिए। वही एक कोशिश यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और ये चिंता पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाकी राज्यों में भी पार्टियों को है कि अगर हम एक साथ गठबंधन बनाते हैं तो हमारी जो जगह छूटती है उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी जगह मिल जाती है। तो ये एक भविष्य की राजनीति। और बीजेपी पर लगातार अमित शाह जी के मैंने कई इंटरव्यू किए हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी में हम लोग ज़रूर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ज़रूर जीतेगी। और अगर आपने पिछला विधानसभा चुनाव देखा हो तो उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की, मतलब पूरा मशीन चली, वहाँ पर संसाधन चले, सब कुछ चला, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन एक ये बात बहुत साफ है कि 11 सीटें हैं जहाँ 10% कम का मार्जिन है। तो चुनौती ममता बनर्जी के लिए भी है कि उनको बचाए रखना है। इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या दीदी के किले में बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी। बंगाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बंगाल सी वोटर का ओपिनियन पोल का आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपके सामने मैं रख चुकी हूं। और अब ये सवाल जो है वो बेहद दिलचस्प है। सर्वे का ये सवाल, इसमें पूछा गया कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी चुनौती दे पाएगी। और देखिए जो जवाब आ रहा है, 54% हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ, बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दे पाएगी। ना कहने वाले सिर्फ 36% और पता नहीं कहने वाले 10% हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दीदी का किला और उसमें सेंधमारी बीजेपी की तरफ से मुमकिन, यही एक तस्वीर सियासी तौर पर जमीन पर उभरती हुई। विजय जी, अभी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ये गठबंधन करेगा। आपको याद आ रहा है कि कांग्रेस का कोई लीडर या कांग्रेस की कोई एक्टिविटी वहां हो रही है? तो ये तो सीधी लड़ाई आज भी गठबंधन के बावजूद जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और ममता बनर्जी टीएमसी की दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और जेपी नड्डा दोनों वहाँ पर लगातार फोकस कर रहे हैं। और अमित शाह का फोकस जब से उन्होंने पश्चिम बंगाल को लिया है तब से वहाँ पर लगा हुआ है। और जो बात अभी चर्चा की थी विनोद जी ने भी की कि इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेता कांग्रेस के अलावा, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, उन दोनों को यदि आप टक्कर देते हैं परसेप्शन में भी तो वो पूरा इलेक्शन दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगा। इसलिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जरूरी है। और वो चुनौती रिजल्ट में तो बाद में आएगी, परसेप्शन में सबसे जरूरी है कि आप उन पर अटैक करें। सर, ये जो परसेप्शन वाली बात हुई है कि परसेप्शन में उन पर अटैक करें, तो मतलब आप, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं जिसमें ममता का चेहरा है, जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा है, पूर्वी भारत की अगर बात की जाए, तो इससे फिर पूरे इंडिया गठबंधन को आप कमजोर कर पाएंगे ओवरऑल। ये है वो नैरेटिव जिसको धार दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। और ये चुनाव जो है, क्योंकि नैरेटिव पे ही लड़ा जाना है। अब बहुत सारी चीज़ें, अब घोषणाएं तो बहुत सारी लाभार्थी की हो चुकी, जितना होना था नाम पर हो चुका। अब नैरेटिव सेट ये करना है कि कौन आगे ले जा सकता है देश को, कौन आगे संभाल सकता है चीज़ों को, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तौर पर हो या एनडीए गठबंधन के तौर पर हो। तो नैरेटिव बड़े लेवल पे सेट करना ये बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसी तरीके से मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा ममता और अखिलेश और लालू यादव, ये 3 को करना होगा, तभी चीज़ें उनके लिए उनके फेवर में जा सकती है। नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ मैदान हो जाएगा। मतलब गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर ये जो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस प्लस के लिए किलाबंदी करते हुए नजर आते हैं, आपको इनको टारगेट पर लेना होगा। और इसी वजह से बंगाल पर शाह का इतना फोकस, इसी वजह से बंगाल पहुंचते हैं अमित शाह। देखिए, इंडिया गठबंधन की बुनियाद क्या है? इंडिया गठबंधन की बुनियाद ये है कि जो जहां मजबूत है वहां वो बीजेपी का मुकाबला करे। बंगाल में ममता बनर्जी करें, बिहार में लालू नीतीश करें, महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे करें, तमिलनाडु में स्टालिन करें, वो अलग अलग, और जहाँ कांग्रेस है कांग्रेस करे। तो जाहिर है बीजेपी उन्हीं पर अटैक करेगी जो इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरे हैं, मजबूत ध्रुव हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटजी है वो ये है, जो नैरेटिव की बात ये आप जी कर रहे थे। देखिए, 2 नैरेटिव इस समय है। एक नैरेटिव है कि मोदी जी जैसा मजबूत नेता, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़े। दूसरा नैरेटिव ये है कि क्या देश में फेडरलिज्म चलेगा, बहुलवाद चलेगा, या सिर्फ एक व्यक्ति की चलेगी, एक पार्टी की चलेगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, एजेंसीज का क्या होगा, उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग। एक दूसरा नैरेटिव ये है। तो जो अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचा के कन्विंस कर पाएगा, सफलता उसको मिलेगी। दिबांग जी, जी ये बंगाल का फोकस और बंगाल का फोकस, जी पूछिए, बंगाल पर इतना फोकस अमित शाह का, तो कुल मिलाकर ये घेराबंदी जो क्षत्रप है इंडिया गठबंधन को जो मजबूती दे रहे हैं, उन्हीं की घेराबंदी के लिए
जी हाँ, उनकी घेराबंदी होनी चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो इसी वजह से कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमित शाह शुरू से ही बंगाल पर बहुत ध्यान देते आए हैं और जो उनके सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि उनके लिए वहाँ बहुत संभावना है। और बंगाल में उनको ये लगता है कि जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां भी अपना पीक पार कर गई थी, उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी अब उस स्थिति में आ गई हैं कि अब उनके खिलाफ बात की जा सकती है, वो उनके खिलाफ लोगों को लामबंद किया जा सकता है। इसीलिए उनको ये लगता है कि वहाँ मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने में तो वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जो मैंने कहा, उनकी मशीनरी भी है, संसाधन भी हैं और इसीलिए बार बार वो वहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए, जो भी पार्टी बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ जाती है और ये बहुत मौका देता है विपक्ष को कि फिर आप अपना वहाँ पर काम शुरू करें। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जरा जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। जेडीयू, और आप जानते हैं कि जेडीयू के अध्यक्ष पद को लेकर ये माना जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अब बिहार में एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो उनका बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं ये तो होना ही था, क्योंकि ललन सिंह ने नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने का और लालू के बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने का एक जो सपना दिखाया, दोनों ही सपना टूट गया है। क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर यह कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नीतीश कुमार के सामने वो इस्तीफा दे देंगे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी, ये जो इस्तीफे की खबरें आ रही हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे और सौंप देंगे और नीतीश कुमार उन्हें मना रहे हैं, ऐसी बातें खबरें आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि जेडीयू में क्या हो रहा है? अब देखिए, जिस रूप में खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम कैसे बता पाएँ, लेकिन कुल मिला जुला कर एक ख्वाब नीतीश जी को ललन सिंह जी ने और उनके साथ और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों ने दिखाया था और उसके आधार पे लोग भी कह रहे थे और नीतीश जी मान बैठे थे कि आरजेडी के सपोर्ट से इंडिया गठबंधन में सर्वसम्मति से इनका नाम तय हो जाएगा अगला प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। अब तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। एक तरफ नीतीश जी को ऐसा ख्वाब दिखाया ललन जी ने और दूसरी ओर आरजेडी को, लालू जी को भी झांसा में लिया कि देर सवेर हम जेडीयू का विलय करा देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों स्तर पे फेल हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का ख्वाब धरा का धरा रह गया और उस ख्वाब के चलते उनकी पार्टी एक तरह से कहिए कि डूब गई। वो कहा जाता है कि गए थे चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे, तो यह स्थिति नीतीश जी की इन्होंने बना दी। पार्टी उस रूप में समाप्त हो गई। लालू जी को जो भरोसा दिलाया था कि जेडीयू का विलय कराएंगे, यह ख्वाब उनका खत्म हो गया। तो टोटल अब दोनों तरफ से बिल्कुल फेल साबित हो गए हैं। इसलिए अब इस घुटन की स्थिति में ललन सिंह जी कुछ निर्णय ले सकते हैं, इस बात की संभावना हो सकती है, लेकिन सच क्या है यह तो वही बताएंगे या आने वाला समय बताएगा। अब क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं, इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार खुद भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि फिर से वो जो लोग पॉलिटिकल शो सियासी खबरों के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जानकारी मिल रही है नेवी को आज नया युद्धपोत मिल गया है। अच्छा, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, तस्वीरें देखिए Gentlemen, तो आईएनएस we इम्फाल proudly present to you the Indian naval ship इम्फाल। मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी जगह की ओर प्रस्थान करें। निशान गार्ड अब हेलीकॉप्टर डेक से मार्च करेगा और बाहर निकलते समय माननीय रक्षा मंत्री को सलामी देगा। May I request all guests to please take your places. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck, saluting the Honorable Raksha Mantri while exiting. Yeah!
तो देश को समर्पित हो रहा है देश में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक INS इम्फाल।